आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 7वां क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले सभी क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। तो इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि ज्ञात करना है कि फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी फलन है। इसमें आपके दो क्वेश्चन दिए गए, दोनों में आपको ये ज्ञात करना है, पहचानना है कि कौन सा फलन एकेकी है, आच्छादक है अथवा एकेकी आच्छादी फलन है। तो चलिए देखते हैं। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3-4x द्वारा परिभाषित फलन एफ सब्जेक्ट आर टू बार। तो इस फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्या समुच्चय है और सहप्रांत भी वास्तविक संख्या का समुच्चय है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे अगर इसका मैप बनाएं, मैपिंग से अगर हम इसको फलन को पहचाने तो मैपिंग से थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैपिंग करते हैं। ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में आप जानते हैं प्लस माइनस दशमलव भिन्न परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूर्णांक अपूर्णांक सभी संख्याएं रहती हैं। तो इधर भी आपकी वही संख्या रहेगी, इधर भी वही संख्या है। वास्तविक संख्या आप जानते हैं, ये टोटल जितनी संख्या होती है काल्पनिक संख्या को छोड़ करके सभी संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है, जिसमें इसका समुच्चय बहुत ही बड़ा होता है। तो अगर हम देखो यहाँ पे x का मान 1 रखें, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो y का -1 मान मिलेगा। तो इसका संबंध इसके साथ, अगर 2 रखें, 2 रखेंगे, 2 चौके 8 -5 आएगा। इसका संबंध किसके साथ होगा, -5 के साथ होगा। अब अगर 1/2 रखें तो यहाँ पे कितना आएगा, 2, 3 में 2 गया 1, तो इसका संबंध 1 के साथ बनेगा। तो आप इस तरीके से सभी अवयव रखते जाइए और सबका कितना प्रतिबिंब मिल रहा है आप देख ही रहे हैं कि इनके एक एक अवयव का एक एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। तो जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत के प्रत्येक अद्वितीय अवयव के साथ प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है, तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे, एकेकी फलन बोलेंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x1 x2 बिलोंग्स टू r के लिए आप मान लीजिए, माना f(x1) इक्वल टू f(x2). क्लियर। f(x1) और f(x2) का मान देखिए क्या होगा। यदि f(x) इक्वल टू 3-4x है तो f(x1) क्या हो जाएगा, 3-4x1, और x2 क्या होगा, f(x2) क्या होगा, 3-4x2। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -4x1 इक्वल टू क्या आएगा, 4x2 होगा, -4x2। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। क्लियर। तो आप लिख देंगे, इसलिए फलन आपका कैसा है, एकेकी है। आपका कैसा फलन है, यह एकेकी फलन है। अब आच्छादक फलन आप देखिए कि क्या सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा कि नहीं होगा। तो आप जरा चेक करो, एक ऐसा अवयव चेक करिए जो प्रतिबिंब न बने। तो ऐसे अवयव की खोज में आप रहेंगे। तो अगर देखो 3 चेक किया जाए तो 3 जो है इसके किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। तो 3 होने के लिए ये तो 0 होना चाहिए। तो x का मान जब आप 0 रखोगे, तो 0 रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब 3 के साथ बनेगा। ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी अवयव होंगे सभी इसके किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब बनाएंगे। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि f(x) इक्वल टू, यदि आपका 3-4x है तो यहाँ पे ये y इक्वल टू क्या आएगा, 3-4x हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू क्या आएगा, 3-y। x इक्वल टू क्या मिल गया, 3-y/4। तो आप इसको देख के यह कह सकते हैं कि y के किसी भी अवयव अर्थात दूसरे समुच्चय में कोई भी अवयव ले लिया जाए तो उसके लिए, चूंकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत में किसी अवयव x का अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। अर्थात जैसे y का मान यहाँ पे कुछ रखा जाए, y का मान इस समुच्चय से लीजिए तो कुछ भी रखो, तो वो आपका जो मान प्राप्त होगा इस x में मिलेगा, अर्थात वास्तविक संख्या समुच्चय में मिलेगा। तो इसलिए आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि f(x) इक्वल टू 3-4x है तो 4x के स्थान क्या रख देंगे, 3-y/4। 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3-3 प्लस y। तो आपका मिल क्या गया y, अर्थात f(x) इक्वल टू क्या मिला, y। जब f(x) इक्वल टू y मिलेगा तो आप लिख देंगे फलन कैसा है, आच्छादक है, आच्छादक है। अब आप देख रहे हैं यदि यह फलन एकेकी भी है, आच्छादक भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह एक एकेकी आच्छादी फलन है। कैसा फलन है, एकेकी आच्छादी फलन। तो आप यहाँ लिख देंगे, अतः यह फलन कैसा है, यह आपका एकेकी आच्छादी फलन है। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है 1 + x² है। तो यहाँ पे देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसको आसानी समझ सकते हैं।
यदि आप एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखेंगे तो 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर और इधर आएगा 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर, तो 1 1 कैंसिल हो गया। तो क्या एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर बराबर होने पर एक्स वन बराबर एक्स टू होगा? ये एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या का समुच्चय है, तो माइनस का वर्ग करेंगे और प्लस का वर्ग करेंगे, दोनों का मान बराबर आएगा। लेकिन क्या माइनस और प्लस बराबर होंगे? नहीं होंगे। आप ऐसे कई क्वेश्चन हल किए स्क्वायर वाला, तो ये आपका एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये वास्तविक संख्या का समुच्चय है, तो आप कुछ भी x का मान रखो, यहाँ पे x का मान रखो तो यहाँ पर रखने के बाद प्लस हो जाएगा। जब प्लस एक में जोड़ेंगे तो हमेशा ये धनात्मक मान मिलेगा। तो क्या ये ऋण संख्या है, किसी अवयव का प्रतिबिंब बनेगा? किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। तो आप लिखेंगे चूंकि सहप्रांत के ऋणात्मक अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह आपका आच्छादक फलन भी नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो आपका जो ये फलन दिख रहा है ना तो एक ही है ना आच्छादक है। क्लियर है बात? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में देखिए आपको फलन दिया गया है, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि, इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है ए और बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए बी इक्वल टू बी है। आपको सिद्ध करना क्या है? एक ही आच्छादित फलन। यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कि जो फलन है उसका प्रांत और जो सह प्रांत है वो एक कार्तीय गुणन के रूप में है, और फलन इस प्रकार है कि एफ ए बी इक्वल टू बी ए बन रहा है। क्लियर? तो जो आपका प्रांत और सहप्रांत है वो 10 समुच्चय का क्या है? कार्तीय गुणन है। अब दो समुच्चय का यदि कार्तीय गुणन है तो इसमें यदि हम माने कि मान लें ए बी आपका दिया गया है, तो यहाँ पे हम चलो A1 B1 और A2 B2 दो अवयव इस प्रकार मान लें कि एफ A1 B1 इक्वल टू एफ A2 B2। अरे आप रखते हैं ना कि x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए एफ x1 इक्वल टू एफ x2, तो वही बात यहाँ पर भी है। तो x1 x2 ये दो अवयव हैं। अब यहाँ पे ये कार्तीय गुणन के रूप में है, तो इसका अवयव जो है क्रमित युग्म के रूप में होगा, तो ये क्रमित युग्म के रूप में रखा गया है। अब यहाँ पे देखो इसका मान क्या होगा? एफ ए बी इक्वल टू क्या बी ए है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? B1 A1 A2 B2 एफ A2 B2 क्या हो जाएगा? B2 A2। अब यहाँ पे देखो यदि दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो उनके प्रत्येक घटक क्या होते हैं? प्रत्येक संगत घटक भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा B1 बराबर B2 और A1 बराबर A2। अर्थात आपका यह मिल गया, अर्थात मिला क्या कि A1 B1 बराबर भी क्या है? A2 B2 है। आप जो यहाँ पे अवयव माने A1 B1 A2 B2, तो जब ये क्रमित युग्म बराबर है तो ये B1 B2 बराबर A1 A2 बराबर, तो A1 B1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 B2। तो आप लिख सकते हैं इसलिए फलन कैसा है? एक ही है। ठीक। अब फलन यदि एक ही है तो आच्छादक चेक करना है। यदि हम दो अवयव मान लें क्रमित युग्म आप बना के रखेंगे कि आपने मान लिया कि ए बी मत मानिए बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस है सह प्रांत में। यदि सह प्रांत में कोई अवयव बी क्रॉस है, हमने इसका अवयव बी ए मान लिया है, तो क्या इसका उल्टा बी ए जो है इसके प्रांत में होगा कि नहीं होगा? तो ये जो है इस ए क्रॉस बी में भी होगा, क्योंकि आपका फलन का जो परिभाषा दिया गया है एफ ए बी इक्वल टू बी ए, यदि कोई अवयव हम सह प्रांत में लेते हैं तो इसका उल्टा अर्थात व्युत्क्रम के रूप में ये अवयव प्रांत में मिलेगा। तो प्रांत में जब प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं फलन कैसा है? आच्छादक है। फलन कैसा है? आच्छादक है। जब एक ही भी है आच्छादक भी है तो हम इसको लिख सकते हैं फलन कैसा है? आपका एक ही आच्छादित फलन है। इसको देखिए हम थोड़ा सा और आपको आसान बनाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। अगर ये ना समझ में आया तो एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो दो समुच्चय आप ए बराबर रख लो, ए बी रख लेते हैं और बी बराबर मान लेते हैं सी और डी। क्लियर? तो ए क्रॉस बी क्या होगा?
ए क्रॉस बी होगा ए सी ए डी और बी सी पी डी। इसका बी क्रॉस ए अगर ज्ञात करते हैं तो कितना मिलेगा, सी ए डी ए और सी बी डी बी, ये हमें मिलेगा। अब अगर इनका हम ग्राफ बनाएं तो ये आपका ए क्रॉस बी होगा, प्रांत का जो समुच्चय है, और सह प्रांत का समुच्चय है बी क्रॉस ए। तो इसमें देखो आपका ए सी है, ए डी है, बी सी है और बी डी है। इसमें क्या क्या है, सी ए डी ए सी बी और डी बी। अब देखो इसके फलन से आप देखिए, यदि फलन में ए बी रखा जाए तो उसका क्या मान मिलता है, बी ए मिलता है। अब यदि ए सी रखे तो फलन में क्या मान मिलेगा, सी ए। तो इसका इसके साथ प्रतिबिंब बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब ये बन जाएगा। तो इन सब का अलग अलग प्रतिबिंब बन गया। तो अब देखो ये फलन आपका एक एक ही है, एक एक ही है, आच्छादक है। इसके प्रत्येक अवयव जो है प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, तो ये आच्छादक भी है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यह फलन जब क्रमित युग्म आप कार्तीय गुणन के रूप में देगा समुच्चय, तो इस तरह के जो प्रश्न है ये आपका एक ही भी रहेगा, आच्छादक भी रहेगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका सम और विषम फलन करके दिया है। दो फलन इसमें आप देखेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए दिया है कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए जो स्मॉल n दिया गया है ये सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय से लिया गया है। तो यहाँ पे दो फलन है, एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 जब n क्या है, एक विषम है, और एफ एन इक्वल टू n/2 है जब n क्या होगा, एक सम होगा। तो इससे आपका जो फलन दिख रहा है एफ सच दैट n टू n है, क्या है, एक ही आच्छादी फलन है, इसे हमें चेक करना है। तो चलिए हम फलन को फिर से लिखते हैं। एफ एन इक्वल टू क्या दिया है कि n प्लस 1/2, ये फलन लेना है कब, जब n हम विषम लेंगे। क्या लेंगे, विषम। जब n को विषम रखेंगे और ये n/2 रखेंगे जब n क्या रहेगा, एक सम संख्या रहेगा। क्लियर। और n क्या है, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय से प्रत्येक अवयव लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा मैपिंग करके समझा देता हूँ तो वहाँ पे आप आसानी समझ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन तो हल ही कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है तो आप जानते हैं कि एक से लेकर अनंत तक संख्याएं हैं, इधर भी वही बात रहेगी। अब देखो यदि हम n बराबर 1 रखें, फलन में 1 रखें, एक कैसी संख्या, विषम संख्या, तो इसमें रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे तो 1 1 2/2, 1 का 1 प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। अब n बराबर 2 रखो, 2 रखेंगे तो ये सम संख्या है, सम संख्या तो इसमें रखेंगे तो 2/2 कितना होगा, 1। 2 रखने पर भी 1 बन रहा है। तो लो देखो, एक ही से आप कंफर्म कर लेना है कि एक ही है कि नहीं है। अच्छा थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर हम 3 रखें तो विषम है, 3 रखेंगे तो इसमें 3 1 4/2, 2 आ जाएगा, 3 का 2 बन रहा है। 4 रखें तो सम है, इसमें रखेंगे 4/2 2, तो इसका भी देख रहे हैं 2 के साथ प्रतिबिंब। तो आप यहाँ पे ये देख के कह सकते हैं कि यह फलन एक ही नहीं है। जब एक ही नहीं है तो एक ही आच्छादक चेक ही नहीं करना है। ठीक। तो एक ही आच्छादी फलन नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख देंगे दो अवयव n1 और n2, n1 n2 बिलोंग्स टू n के लिए आप मान लीजिए कि एफ n1 बराबर एफ n2। यहाँ पे देखो दो कंडीशन रख देते हैं, एक तो दोनों सम रहे। अच्छा अगर दोनों विषम रखेंगे तो एक ही हो जाएगा, दोनों सम रखेंगे तब भी एक ही हो जाएगा। जब एक सम एक विषम रखेंगे तब एक ही नहीं होगा। यहाँ पर रख लेंगे जहाँ n1 जो है सम है और n2 क्या है, विषम है। ठीक। चलिए अगर n1 सम है तो एफ n बराबर क्या रखें, n/2, तो आप इसमें रखेंगे तो n1 का मान क्या हो जाएगा, n1/2 बराबर n2 क्या है, विषम है, तो आप इस फलन में रखेंगे तो एफ n2 क्या होगा, n2 + 1/2। तो ये देखो कैंसिल हो गया है। तो n1 = n2 + 1। क्या कोई सम संख्या किसी विषम संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो ये तो आपको मान लीजिए बन जाएगा। लेकिन क्या आप यहाँ से यह कह सकते हैं कि n1 बराबर n2 होगा। जब n1 n2 बराबर नहीं है तो ये आपका एक ही फलन नहीं है, एक ही नहीं है। जब एक ही नहीं है तो आप देखो क्या सिद्ध करें, एक ही आच्छादी। एक ही आच्छादी मतलब वह फलन जो एक ही भी हो, आच्छादक भी हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एक ही आच्छादी। तो यहाँ पे ये एक ही नहीं है तो हम लिख देंगे अतः यह फलन एक ही आच्छादी नहीं है।
एक एक ही आच्छादी के लिए दोनों होना चाहिए। जब एक एक ही नहीं है तो एक एक ही आच्छादी होगा ही नहीं, तो आप एक ही निकाल के दिखा दीजिए कि यह एक एक ही आच्छादी नहीं है। जबकि आप सिद्ध करेंगे तो आच्छादी फलन मिलेगा। यहाँ पे 3 भी 5 से 5 का प्रतिबिंब होगा, 6 का भी प्रतिबिंब होगा, तो इधर के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन आच्छादक होने के बाद यह एक ही नहीं है, इसलिए यह फलन आपका एक ही आच्छादी नहीं है। क्लियर है बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका सम और विषम फलन करके दिया है। दो फलन इसमें आप देखेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए दिया है कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए जो स्मॉल n दिया गया है ये सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय से लिया गया है। तो यहाँ पे दो फलन है, एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 जब n क्या है एक विषम है, और एफ एन इक्वल टू n/2 है जब n क्या होगा एक सम होगा। तो इससे आपका जो फलन दिख रहा है एफ सच दैट n टू n है, क्या है एक ही आच्छादी फलन है, इसे हमें चेक करना है। तो चलिए हम फलन को फिर से लिखते हैं। एफ एन इक्वल टू क्या दिया है कि n प्लस 1/2 ये फलन लेना है कब, जब n हम विषम लेंगे। क्या लेंगे? विषम। जब n को विषम रखेंगे और ये n/2 रखेंगे जब n क्या रहेगा एक सम संख्या रहेगा। क्लियर? और n क्या है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय से प्रत्येक अवयव लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा मैपिंग करके समझा देता हूँ तो वहाँ पे आप आसानी समझ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन तो हल ही कर देंगे। तो यहाँ आप देखिए, अगर प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं हैं, इधर भी वही बात रहेगी। अब देखो, यदि हम n बराबर 1 रखें, फलन में 1 रखें, एक कैसी संख्या विषम संख्या, तो इसमें रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे तो 1 1 2/2 1 का 1 प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? अब n बराबर 2 रखो, 2 रखेंगे तो ये सम संख्या है, सम संख्या तो इसमें रखेंगे तो 2/2 कितना होगा 1, 2 रखने पर भी 1 बन रहा है। तो लो देखो, एक ही से आप कंफर्म कर ले रहे हैं कि एक ही है कि नहीं है। अच्छा थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर हम 3 रखें तो विषम है, 3 रखेंगे तो इसमें 3 1 4/2 2 आ जाएगा, 3 का 2 बन रहा है। 4 रखें तो सम है, इसमें रखेंगे 4/2 2, तो इसका भी देख रहे हैं 2 के साथ प्रतिबिंब। तो आप यहाँ पे ये देख के कह सकते हैं कि यह फलन एक ही नहीं है। जब एक ही नहीं है तो एक ही आच्छादक चेक ही नहीं करना है। ठीक? तो एक ही आच्छादी फलन नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख देंगे दो अवयव n1 और n2, n1 n2 बिलोंग्स टू n के लिए आप मान लीजिए कि f n1 बराबर f n2। यहाँ पे देखो दो कंडीशन रख देते हैं, एक तो दोनों सम रहे। अच्छा अगर दोनों विषम रखेंगे तो एक ही हो जाएगा, दोनों सम रखेंगे तब भी एक ही हो जाएगा। जब एक सम एक विषम रखेंगे तब एक ही नहीं होगा। यहाँ पर रख लेंगे जहाँ n1 जो है सम है और n2 क्या है विषम है। ठीक? चलिए, अगर n1 सम है तो एफ एन बराबर क्या रखेंगे n/2, तो आप इसमें रखेंगे तो n1 का मान क्या हो जाएगा n1/2 बराबर n2 क्या है विषम है, तो आप इस फलन में रखेंगे तो एफ n2 क्या होगा n2 + 1/2। तो ये देखो कैंसिल हो गया है, तो n1 = n2 + 1। क्या कोई सम संख्या किसी विषम संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है? तो ये तो आपको मान लीजिए बन जाएगा, लेकिन क्या आप यहाँ से यह कह सकते हैं कि n1 बराबर n2 होगा? जब n1 n2 बराबर नहीं है तो ये आपका एक ही फलन नहीं है, एक ही नहीं है। जब एक ही नहीं है तो आपको देखो क्या सिद्ध करना, एक ही आच्छादी। एक ही आच्छादी मतलब वह फलन जो एक ही भी हो आच्छादक भी हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे एक ही आच्छादी। तो यहाँ पे ये एक ही नहीं है तो हम लिख देंगे अतः यह फलन एक ही आच्छादी नहीं है। एक ही आच्छादी के लिए दोनों होना चाहिए। जब एक ही नहीं है तो एक ही आच्छादी होगा ही नहीं, तो आप एक ही निकाल के दिखा दीजिए कि यह एक ही आच्छादी नहीं है। जबकि आप सिद्ध करेंगे तो आच्छादी फलन मिलेगा। यहाँ पे 3 भी 5 से 5 का प्रतिबिंब होगा, 6 का भी प्रतिबिंब होगा, तो इधर के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन आच्छादक होने के बाद यह एक ही नहीं है, इसलिए यह फलन आपका एक ही आच्छादी नहीं है। क्लियर है बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माना a = r-3, मतलब कि आपका जो समुच्चय है वास्तविक संख्या समुच्चय है, लेकिन उसमें 3 को छोड़ दिया गया है, और समुच्चय b है वो भी वास्तविक संख्या समुच्चय, उसमें से आपका अवयव 1 निकाल दिया गया है। तो ये दो समुच्चय हैं, और f(x = x-2/x-3) द्वारा परिभाषित फलन f such that a to b है। तो आपको चेक करना है कि क्या यह एक ही तथा आच्छादक है।
तो चलिए इसमें चेक करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि समुच्चय जो ये है इसमें वास्तविक संख्या के समुच्चय से 3 निकाल दिया गया है, यहाँ पे वास्तविक संख्या में से 1 निकाल दिया गया है। तो एफ एक्स बराबर आपका क्या है, एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस 3। चलिए थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये भी वास्तविक संख्या समुच्चय, ये भी वास्तविक संख्या समुच्चय। इसमें से आपको 1 नहीं लेना है, इसमें 3 नहीं लेना है, ठीक। तो ये आपका 1 2 5 -1 -2 -3 0 इस तरह संख्या रहेगा। इधर 1 2 1/3, सॉरी 1 नहीं लेना है, -1 ले लो, 0 5 1/5 इस तरह से वास्तविक संख्या आपकी लेने हैं। पूर्ण पूर्णांक पूर्णांक दशमलव भिन्न परिमेय अपरिमेय सारी संख्या है। बस इसमें 3 नहीं लेना है, इसमें 1 नहीं लेना है। अच्छा 3 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे वास्तविक संख्या के समुच्चय से अगर 3 ले लिया जाए तो प्रांत में रखेंगे, यहाँ पे जब 3 रखेंगे 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। हर 0 है तो ये अपरिभाषित बनेगा, इसलिए आपका यहाँ से 3 जो अवयव है इसको निकाल दिया गया है। क्लियर। अब देखिए यदि आप r का मान 1 रखो, सॉरी वास्तविक संख्या से 1 लिया जाए अवयव और x का मान 1 रखा जाए, तो यहाँ 1 रखेंगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, अर्थात 1/2 आएगा। 1 का अवयव जो होगा उसका प्रतिबिंब 1/2 हो जाएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 2 का प्रतिबिंब 0 बन गया। 5 रखें तो यहाँ पे रखेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 आ जाएगा, तो 5 का प्रतिबिंब क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं जितने भी अवयव रखे जा रहे हैं उनका एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, एक एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये आपका कैसा फलन दिख रहा है, एक एक ही फलन है। तो अब इसमें आपको ये थोड़ा सा पहचानना यही रहता है कि ऐसा अवयव हम निकाले जो एक एक ही न हो, एक एक ही न हो, आच्छादक न हो। तो यहाँ पे ऐसे किसी भी अवयव का अस्तित्व नहीं है कि उसका प्रतिबिंब इसमें नहीं मिलेगा या एक से ज़्यादा प्रतिबिंब मिलेगा, 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबका एक एक प्रतिबिंब मिलेगा, तो यह एक ही है। तो इसको देखिए हम लिखेंगे कैसे। आप मान लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू r-3 के लिए f(x1) इक्वल टू f(x2), ये आप मान लेंगे। फिर फलन में जब रखेंगे तो x1 - 2 अपान x1 - 3 इक्वल टू x2 - 2 अपान x2 - 3। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो इसका इधर गुणा होगा, x1 x2 - 2x1 - 3x1 प्लस 6 इक्वल टू, इसका इधर गुणा करिए तो x1 x2 - 2x1 और यहाँ पे 2x1 हो गया, फिर 3 का गुणा करिए -3x2 +6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका ये जब गुणा हुआ थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है, x1 x2 - 2x2 फिर 3x1 +6, ठीक है। ये देखो इससे कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया। तो अब देखो ये x1 आपका ये -3x1 है, इधर x1 ले गया ये तो +2x1 हो गया, इधर -3x2 है, इस x2 को उधर ले जाएंगे तो +2x2 हो जाएगा। तो ये -x1 इक्वल टू -x2 आएगा, अर्थात x1 इक्वल टू आपको x2 मिल जाएगा। तो जब x1 बराबर x2 मिल गया है तो आप यह कह सकते हैं कि फलन कैसा है, एक ही फलन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए फलन कैसा है, एक ही है। क्लियर। अब देखो आच्छादक, यहाँ पे आप देखिए आच्छादक समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो आप कोई भी अवयव ऐसा लेना चाहें कि इसके किसी भी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो प्रत्येक अवयव जो होंगे सब किसी न किसी अवयव से संबंधित होंगे, अर्थात पूर्व प्रतिबिंब उसका प्रांत में होगा ही, क्योंकि वास्तविक संख्या का समुच्चय है तो जितनी संख्या आप चाहेंगे सब संख्या मिलेंगी इसमें। तो इस बात को देखिए हम लिखते कैसे हैं, f(x) इक्वल टू x - 2 अपान x - 3 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको y रखें तो x - 2 अपान x - 3, तो ये देखो कितना होगा, xy - 3y इक्वल टू x - 2, x को इधर लेकर आइए तो xy - x इक्वल टू ये उधर जाएगा 3y - 2। यहाँ पे x जब कॉमन करेंगे तो y - 1 इक्वल टू 3y - 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो x का मान क्या मिला, 3y - 2 अपान y - 1। अब आप ध्यान से देखो जो दूसरा समुच्चय दिया गया है उसमें r - 1 है, अर्थात समुच्चय से एक निकाल दिया गया है। तो जो ये दूसरा समुच्चय होता है वो किसका मान होता है, y का मान होता है। तो जब यहाँ पे एक निकाल दिया जाएगा तभी इसका मान परिभाषित रहेगा, यदि एक लिया जाएगा y का मान तो यह अपरिभाषित आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे दिया गया इसमें से एक नहीं लेना है, और जब प्रांत में देना था तो इसमें 3 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो क्योंकि y बिलोंग्स टू, यही आपका समुच्चय r - 1,
के लिए प्रथम समुच्चय प्रांत में, आप यहाँ पे लिखिए इस अवयव के लिए प्रांत में अवयव का, किसी अवयव का अस्तित्व है, इसलिए आप एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू जो आपका एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री है, तो एक्स के स्थान पर ये दोनों मात्रा रखेंगे, 3y माइनस टू यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, तो हल कर देंगे तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यह फलन कैसा है, आच्छादक है। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको रखेंगे, ये मान रखेंगे तो कैंसिल होके y आएगा, तो आप लिख देंगे यह फलन आच्छादक है। तो प्रश्न आपका पूछ रहा है कि क्या यह एकैकी तथा आच्छादक है, तो आप इसको हल करने के बाद लिखेंगे कि हाँ यह फलन एकैकी तथा आच्छादक है। क्लियर है बात। तो आप इसमें देखिए आपका लास्ट दो क्वेश्चन 11वां और 12वां ऑप्शनल क्वेश्चन दिया, बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो इसमें आपको दिया गया कि एफ सब्जेक्ट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4। तो यहाँ पे ये बताना है कि एकैकी है कि आच्छादक है कि नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 है और ये वास्तविक संख्या समुच्चय है, अगर आप -1 -2 1 2 3 ऐसा रख रहे हैं वास्तविक संख्या समुच्चय में, -1 -2, तो -1 अगर इसमें रखेंगे तो इसका पावर 4 करेंगे तब भी +1 आएगा, +1 रखेंगे उसका पावर 4 करेंगे तब भी +1 आएगा, -2 रखेंगे तो +4, +2 रखेंगे +4। तो आप देखो वास्तविक संख्या के समुच्चय में यहाँ के दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो या तो एक ही है, नहीं एक ही नहीं है। अब देखो यदि वास्तविक संख्या के समुच्चय से आपको आच्छादक सिद्ध करना है, तो आच्छादक आप देखो, जब भी आप देखेंगे तो घाते 4 करने के बाद धनात्मक संख्या मिली। कैसी संख्या मिली, धनात्मक। तो जो ये ऋण संख्याएं हैं ये सभी छूट जाएंगे, अर्थात ये किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। तो जब ये अवयव प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आपका आच्छादक भी नहीं है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है। देखिए लास्ट है एफ एक्स इक्वल टू 3x आर टू आर। अब देखो 3x है, आपको मैं इसी में यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ। अगर ये आर आर है 1 2 3 -1 -2 ऐसे करके है, ठीक। अगर आप x बराबर 1 रखो, 1 रखेंगे तो गुणा 3 करेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, -1 रखेंगे तो -3 आएगा, -2 रखेंगे -6 आएगा। तो आप देखो यहाँ पे एक अवयव का एक प्रतिबिंब मिल रहा है, एक अवयव का एक प्रतिबिंब मिल रहा है, तो इसका मतलब यह एकैकी है। जब एकैकी है तो आच्छादक चेक करिए। तो आच्छादक में ऐसा कोई अवयव है जो इसमें किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, तो आपको देखो यहाँ पे केवल गुणा ही करना है 3 का, तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जो इसके किसी भी अवयव से प्रतिबिंब न बनाए, अर्थात सबका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये आपका एकैकी भी है, आच्छादक भी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज पूरा सॉल्व हुआ। तो अब आप इसके एक्सरसाइज को पूरा देखिए, क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जाम्पल जो है उसको भी लगाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है और एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चन देता है। तो एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है। तो सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से हल करिए, वीडियो को देख करके सॉल्व करिए, साथ में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसका आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मैं इसके पहले ही बना चुका हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप क्वेश्चन इसका सॉल्व करिए। तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है।